हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइज, आज हम बीएससी पार्ट 3 का एक टॉपिक प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, हम लोग कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कार्बोनिल यौगिकों के बारे में देखा था। धात्विक कार्बोनिल क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, उन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। गाइस, हम ये सीखेंगे कि प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम क्या होता है और कैसे ये यौगिकों पर लागू होता है। सबसे पहले देखिएगा इस नियम का स्टेटमेंट क्या कहता है। ईएन नियम के अनुसार एक धातु परमाणु या आयन इतनी संख्या में बंध बनाएगी जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आगामी उत्तम गैस के इलेक्ट्रॉनों की जितनी हो जाए। मीन्स इसका मतलब ये है कि हम जो भी धातु लेने वाले हैं उस धातु से आगे आने वाली अक्रिय गैस में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इस धातु के द्वारा बनाए गए संकुल में उतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, कार्बोनिल यौगिकों में धातु सामान्यतः शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है। अतः इन यौगिकों में धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या m उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। गाइस, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी धातु हमारे पास होती है, धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। नेक्स्ट देखना, प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड अणु धातु को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर उप सहसंयोजक बंध बनाता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन धातु को दिए जाते हैं। यदि धातु से जुड़े हुए कार्बन मोनोऑक्साइड अणुओं की संख्या y हो तो इसके द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2y होगी। क्योंकि एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इसीलिए यदि CO की संख्या y है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2y रहने वाली है। इस प्रकार धातु कार्बोनिल में धातु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। मीन्स EN निकालने के लिए आप बोलेंगे m + 2y। m क्या था यहाँ पे, जो भी हमारे पास धातु होगी, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और 2y है यहाँ पे CO के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम समझते हैं, जो भी हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम यहाँ एग्जाम्पल्स पे इसे लागू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है CrCO6, जो कि एक धात्विक कार्बोनिल यौगिक है। गाइस, देखना यहाँ पे हमारे पास इस संकुल में धातु क्रोमियम है। क्रोमियम धातु का परमाणु क्रमांक 24 होता है। मीन्स क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 24 होगी। इसके साथ में 6 CO अणु जुड़े हुए हैं और एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 6 CO के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उनकी संख्या होगी 12। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिए जाएंगे। अब यदि हमें इस संकुल का EAN निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे m + 2y। m यहाँ पे धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी जो कि 24 है, और 2y यहाँ पे CO के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो कि हमारे पास 12 है। 24 + 12 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। गाइस, देखना, जो हमारे पास क्रोमियम धातु होती है, क्रोमियम धातु से आगे आने वाली अक्रिय गैस क्रिप्टोन होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 36 है। मीन्स यहाँ पे हमने जो EN निकाला है इस क्रोमियम धातु का, वो उससे आगे आने वाले अक्रिय गैस के बराबर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इस संकुल के द्वारा CrCO6 के द्वारा EAN नियम का पालन किया जाता है। तो गाइस, ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल NiCO4। गाइस, आपने एक एग्जाम्पल सीखा है, उस एग्जाम्पल को यूज में लेते हुए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या होने वाला है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 28 ही होगी। यहाँ पे निकल के साथ में 4 CO अणु जुड़े हुए हैं, 4 CO मॉलिक्यूल, CO4 लिखा है, और एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो 4 CO के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। अब हम निकालेंगे निकल का EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे m + 2y करना है। m यहाँ पे हमारे पास 28 था, अभी हमने देखा है m हमारे पास 28 है,
प्लस में आपको क्या करना है 2y ऐड करना है और 2y कितना आया है 8, टोटल हो जाएगा 36। तो आप यहाँ पे वापस से देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने निकल धातु ली है, निकल धातु से नेक्स्ट जो हमारे पास अक्रिय धातु होती है वो होती है क्रिप्टोन, और क्रिप्टोन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, और क्रिप्टोन का जो परमाणु क्रमांक है वही हमारे पास EAN आया है। मीन्स NiCO4 संकुल के द्वारा भी EAN नियम का पालन किया जाता है। गाइज ये हमने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, आई होप आपको ये वाले एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन एग्जाम्पल के कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब EAN नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, वो क्या है वो हमें देखना है। अब हम देखेंगे जिन धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है वे एक केंद्रीय कार्बोनिल यौगिकों में EAN नियम का पालन नहीं करते हैं। मीन्स धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम नंबर में हो, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है MnCO5। MnCO5 में देखना मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। मीन्स मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 25 होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 5 CO हैं, तो 5 CO के द्वारा कितने दिए जाएंगे 5 × 2 = 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है M + 2y ऐड करना होता है, 2y ये वाले होंगे, तो M की वैल्यू हमारे पास 25 थी और 2y की वैल्यू हमारे पास 10 थी। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास 35 आता है। गाइस देखना इससे आगामी अक्रिय गैस जो होती है जो कि क्रिप्टोन है, जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, इसका नंबर यहाँ पे 36 आता तो हम कह सकते थे कि ये EAN नियम का पालन करेगा, लेकिन अभी हमारे पास 35 आया है। मीन्स इस यौगिक के द्वारा EAN नियम का पालन नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहाँ पे इस धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक विषम नंबर में है, इसीलिए यह EAN नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे अणुओं का द्विलक रूप EAN नियम का पालन कर सकते हैं। यदि हम इसी अणु का द्विलक लें तो ये क्या कर सकता है EAN नियम की पालना कर सकता है। हमने स्टार्टिं में लिया था MnCO5, द्विलक इसका क्या हो जाएगा, हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हम इसे लिखेंगे Mn2CO10, और Mn2CO10 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 MnCO5 अणु आपस में जुड़ने वाले हैं, और जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे मैग्नीज और मैग्नीज इनके बीच में क्या बन जाता है, दोनों धातुओं के बीच में एक बंध बन जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे हम EAN निकालने का तरीका क्या रखने वाले हैं। सबसे पहले सेम देखेंगे, मैग्नीज धातु का परमाणु क्रमांक 25, मीन्स एक मैग्नीज धातु के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 25। 5 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, अब 5 CO हैं, एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 5 CO द्वारा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। गाइज अब आप नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीज मैग्नीज बंध से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीज मैग्नीज के बीच में जब बंध बनेगा तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि हम किसी एक मैग्नीज के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट कर रहे हैं तो 2 में से एक मैग्नीज के हिस्से में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नीज मैग्नीज बंध से प्राप्त इलेक्ट्रॉन = 1। तो अब हम यहाँ पे जब इनका टोटल करेंगे 25 + 10 + 1 तो हमारे पास नंबर आएगा 36। गाइज ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमने केवल एक अणु के लिए निकाला है, ये हमने द्विलक लिया था, और द्विलक का मतलब ये था ये MnCO5 और ये दूसरा MnCO5 है, और मैग्नीज मैग्नीज के बीच में बंध बना हुआ है, तो हमने एक MnCO5 के लिए यहाँ पे EN लगाकर देखा है, जो कि हमारा 36 आया है। अब 36 आया है तो मैग्नीज से आगे आने वाली अक्रिय गैस क्रिप्टोन है, और जिसका परमाणु क्रमांक 36 है। मीन्स ये द्विलक रूप में EN नियम की पालना कर सकता है, या फिर EN नियम की पालना करता है। तो गाइज ये था हमारे पास EAN नियम या फिर प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट नियम है 18 इलेक्ट्रॉन नियम। 18 इलेक्ट्रॉन नियम का मतलब क्या है, अभी तो हमने क्या निकाला था, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी। अब हम निकालेंगे कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसमें लिखा गया है कि किसी यौगिक में उपस्थित
धातु के संयोजकता कोष में यदि 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करता है। अर्थात धात्विक कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण के समय धातु से इतने कार्बोनिल समूह जुड़ते हैं कि धातु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाए। अब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि संयोजकता कोष में आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है NiCO4। निकल धातु जो होती है, सबसे पहले हम उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। गाइस मैं एक बार आपको चेक करके बता देती हूँ कि संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी देखी जाती है। आप लोग देखेंगे सबसे पहले आप लोगों को निकल जो धातु लिखी गई है उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ये 28 होता है। अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s। तो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद 3d में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। आप टोटल काउंट करके देख सकते हैं, जब आप इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को काउंट करेंगे तो ये आप लोगों के पास होंगे 28 इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें अंतिम या संयोजी कोष बनने वाला है 3d8,4s2 और 3d8,4s2 का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो आप लोग देखेंगे निकल धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 10। अब इसके साथ में 4 CO जुड़े हुए हैं और एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो 4 CO के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। अब हम देखेंगे NiCO4 में कुल इलेक्ट्रॉन, पहले हमने 10 लिए थे, अब यहाँ पे 8 लिए हैं, दोनों का हम सम टोटल कर देंगे। 10 + 8 = 18। मीन्स इस यौगिक में निकल धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है। इसका मतलब ये है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करता है। गाइज अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे FeCO5। ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखना Fe धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम टाइप से आप निकाल कर देखेंगे और निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि Fe धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 और 5 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, एक CO के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 5 द्वारा कितने होंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। FeCO5 में कुल इलेक्ट्रॉन मीन्स ये यौगिक बनने के बाद संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 + 8 = 18। 18 आई है, मीन्स ये भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना करता है। ऐसे धात्विक कार्बोनिल यौगिक जिनमें उपस्थित धातु परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में हो तो ये 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना नहीं करता है। वही सेम बात वापस से रिपीट हो रही है। EN में भी हमने कहा था कि यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है तो वो EN नियम की पालना नहीं करता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यदि विषम है तो भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है MnCO5। मैग्नीज के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। 5 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन 2 × 5 = 10 होगा। हम इसे टोटल कर देंगे। MnCO5 में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 7 + 10 = 17। गाइस देखना ये इस बार वैल्यू हमारे पास 17 आई है, जबकि 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करने के लिए यहाँ पे वैल्यू 18 होनी चाहिए थी। इसका मतलब इस यौगिक के द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो गाइज ये बिल्कुल EN से मिलता जुलता ही नियम था, इसमें केवल आपको देखना था संयोजकता कोष में। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है COCO4। आप इसे खुद से देखकर पता करेंगे कि इसके द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। गाइज देखिएगा, CO धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होती है। 4 CO द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन 4 × 2 8 होंगे। अब हम इन्हें टोटल करेंगे 9 + 8 17 आएगा। मीन्स इस यौगिक के द्वारा भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं किया जाता है। अब आप देखेंगे यदि इन यौगिकों का द्विलक लिया जाए तो इनके द्वारा 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना होगी, क्योंकि इनमें एक धातु बंध उपस्थित हो सकता है। देखेंगे द्विलक क्या बनेगा इसका, CO2 CO8। यहाँ पे देखना CO धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9,
4 CO से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और एक हम देखेंगे कोबाल्ट धातु बंध से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब आप इसका द्विलक लेंगे तो कोबाल्ट धातु के बीच में इलेक्ट्रॉन बंध बनेगा, और एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हम एक CO की बात करें तो एक CO के हिस्से में 1 इलेक्ट्रॉन आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे जब इसके लिए निकालेंगे इसके संयोजी कोष में तो एक CO में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे, इनका टोटल जब करेंगे तो आपके पास बनेगा 9 + 8 + 1, मतलब यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो आपके पास 18 आ जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि द्विलक के रूप में यह 18 इलेक्ट्रॉन नियम की पालना कर सकते हैं। गाइस, ये था EN नियम और 18 इलेक्ट्रॉन नियम। आई होप आपको ये नियम अच्छे से समझ में आए होंगे और आप खुद से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।